कहानी शुरू होती है एक विशाल कार्गो जहाज से जो खुले समुद्र में आगे बढ़ रहा होता है। एक महत्वाकांक्षी डायरेक्टर कार्ल, जो बड़ी शोहरत पाना चाहता है, अपनी पूरी टीम और कलाकारों को लेकर एक रहस्यमयी जगह पर फिल्म बनाने निकलता है जिसे कहते हैं स्कल आइलैंड यानी खोपड़ी द्वीप। ये जगह किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं होती। कई दिनों तक भटकने के बाद भी रास्ता नहीं मिलता। जब कप्तान वापस लौटने का मन बनाता है तभी जहाज एक घने कोहरे में जा घुसता है। कोहरा छंटते ही सामने एक विशाल द्वीप नजर आता है और जहाज सीधे उससे टकरा जाता है। यही असली स्कल आइलैंड होता है, लेकिन कप्तान को यह पता नहीं चलता। वो घबराकर जहाज को वापस मोड़ने की कोशिश करता है। तभी एक ऊंची लहर आती है और जहाज को पूरा घुमाकर रख देती है। आखिर में जहाज एक चट्टान से टकराकर वहीं फंस जाता है। धुंध हटती है तो सामने एक अजीब और डरावना द्वीप दिखाई देता है। इस द्वीप के चारों ओर एक बेहद ऊंची और मजबूत दीवार खड़ी होती है, जैसे किसी भयानक चीज को अंदर बंद करके रखा गया हो। डायरेक्टर कार्ल ये देखकर रोमांचित हो जाता है और सोचता है कि ये जगह फिल्म के लिए एकदम सही है। जब जहाज की मरम्मत चल रही होती है, कार्ल चुपके से अपने साथियों और कलाकारों को लेकर छोटी नावों में उस द्वीप की ओर निकल पड़ता है और यहीं से उनकी असली मुसीबत शुरू होती है। जैसे ही वे किनारे पर उतरते हैं, वहां का नजारा उन्हें डरा देता है। सामने एक विशाल और भयानक दीवार खड़ी होती है। चारों तरफ इंसानी हड्डियां और अवशेष बिखरे पड़े होते हैं। आगे बढ़ते ही एक स्थानीय आदिवासी बच्चा उनके सामने आ जाता है। वो चुपचाप हाथ उठाकर उन्हें वापस जाने का इशारा करता है। कार्ल उसे मनाने के लिए चॉकलेट देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल शांत रहता है और मना कर देता है। बात करते हुए वो बच्चा अचानक कार्ल को काट लेता है। जब वे और आगे जाते हैं तो एक गुफा में कई आदिवासी दिखते हैं। सभी बूढ़े और कमजोर होते हैं। कार्ल अपनी टीम को शांत रहने को कहता है, लेकिन तभी एक आदमी पर हमला हो जाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। एक महिला कलाकार डरकर भागने लगती है, लेकिन पाती है कि चारों तरफ से ताकतवर आदिवासी योद्धाओं ने घेर लिया है। इसके बाद आदिवासी हमला बोल देते हैं। एक साथी को पत्थर पर दे मारा जाता है और आदिवासी नेता उसे मार देता है। एक और आदमी विरोध करता है, लेकिन उसे जोरदार प्रहार से बेहोश कर दिया जाता है। कार्ल को भी पकड़ा जाने लगता है। तभी जहाज का कप्तान अपने लोगों के साथ आ पहुंचता है और गोली चलाकर आदिवासी नेता को ढेर कर देता है। नेता के मरते ही बाकी आदिवासी शांत हो जाते हैं और सबकी जान बच जाती है। जब रात होती है और कप्तान जहाज लेकर निकलने की तैयारी करता है, तभी आदिवासी बदला लेने के लिए समुद्र के रास्ते वापस आ जाते हैं। वे बड़ी चालाकी से पानी में चलते हुए जहाज की तरफ बढ़ते हैं। एक आदिवासी लकड़ी के सहारे पानी पर चलता हुआ जहाज पर चढ़ने में कामयाब भी हो जाता है। वे चुपचाप अंदर घुसकर अकेली महिला छोटी एन को उठा ले जाते हैं। जब जैक को जमीन पर खोपड़ी वाला हार मिलता है तो सब दौड़कर वहां आते हैं। छोटी एन का कमरा तबाह पड़ा होता है और एक क्रू मेंबर की बेरहमी से हत्या हो चुकी होती है। अब साफ हो जाता है कि छोटी एन का अपहरण हो गया है। मजबूरी में सब फिर से नाव लेकर उसी खतरनाक द्वीप की ओर निकल पड़ते हैं। इधर किले की दीवार के ऊपर आदिवासी एक भयानक बलि का अनुष्ठान कर रहे होते हैं। वे छोटी एन को बांधकर उसके गले में खोपड़ी वाला हार डाल देते हैं। वो बलि के लिए तैयार की जा रही होती है। आदिवासी ढोल बजाकर जंगल में किसी चीज को बुला रहे होते हैं। दूर जंगल में पेड़ हिलने लगते हैं। कोई विशाल और रहस्यमयी जीव उनकी तरफ आ रहा होता है। छोटी एन को दीवार के उस पार ले जाया जाता है और अगले ही पल वो विशाल जीव उसके सामने आ खड़ा होता है। वो जीव पहले छोटी एन के चेहरे को छूता है, फिर उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। छोटी एन उस विशाल किंग कंग को देखकर जोर से चीख उठती है। उसकी चीख दीवार के पार तक पहुंचती है और जैक व बाकी लोग सुन लेते हैं। डायरेक्टर कार्ल छेद से झांककर कंग को देख लेता है। कंग भी पलटकर उसे देखता है, फिर छोटी एन को लेकर जंगल में गायब हो जाता है। कार्ल के चेहरे पर डर के साथ एक अजीब चमक आ जाती है। उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आता है कि अगर इस विशाल जीव को फिल्म में उतारा जाए तो वो रातों रात बड़ा स्टार बन सकता है। लेकिन वो ये बात किसी से नहीं कहता। कप्तान अपने सेकंड इन कमांड को टीम लेकर छोटी एन को बचाने भेजता है और खुद बाकी लोगों के साथ वहीं रुकता है। टीम लकड़ी के पुल से होते हुए द्वीप की गहराई में उतरती है। वहां का जंगल पूरी तरह जंगली और प्राचीन होता है, जैसे लाखों साल पहले का युग हो। थोड़ा आगे जाते ही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। डर के मारे सब बंदूकें तान लेते हैं। एक पुराना नाविक घबराकर गोली चला देता है और फिर बाकी भी डर में फायरिंग करने लगते हैं। सेकंड इन कमांड सबको रोकने की कोशिश करता है और आग वाला बम जलाकर रोशनी करता है। तभी एक विशाल ट्राइसेराटॉप्स जैसा डायनासोर उन पर टूट पड़ता है। उसका हमला इतना भयंकर होता है कि सब इधर उधर भागने लगते हैं। जैक उसे रोकने आता है, लेकिन वो उसे भी टक्कर मारकर दूर फेंक देता है। सबको समझ आ जाता है कि यह जगह कितनी खतरनाक है और यहां आज भी प्राचीन जीव जिंदा हैं। किसी तरह उस डायनासोर को मारने के बाद टीम जंगल में आगे बढ़ती है। इधर कंग छोटी एन को अपने घर ले जाता है। वहां चारों तरफ इंसानी हड्डियां और खोपड़ी वाले हार बिखरे होते हैं। छोटी एन समझ जाती है कि अगर रुकी तो उसका भी वही हाल होगा। वो हिम्मत करके खोपड़ी वाला हार उठाकर कंग की उंगली पर वार कर देती है। दर्द में कंग उसे छोड़ देता है और छोटी एन भागने लगती है।
लेकिन कंग उसे फिर से पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसे उठाकर तेजी से जंगल के अंदर किसी अनजान जगह की ओर भागता है। उधर जैक और बाकी लोग देर से पहुंचते हैं और उन्हें सिर्फ वही हार मिलता है। साथ में कंग के विशाल कदमों से बनी टूटी फूटी राह दिखाई देती है। कुछ देर बाद वे एक गहरी घाटी में पहुंचते हैं। जब वे आराम के लिए रुकते हैं तो जमीन पर बहुत बड़े पैरों के निशान दिखते हैं। ये कंग के निशान होते हैं। जिन लोगों ने अभी कंग को नहीं देखा वे तरह तरह के अंदाजे लगाने लगते हैं। इधर डायरेक्टर कार्ल मौके का फायदा उठाकर स्कल आइलैंड की खूबसूरती शूट करने लगता है। तभी उसे एक हैरत अंगेज नजारा दिखता है। धुंध के बीच लंबी गर्दन वाले विशाल ब्रैकियोसॉरस डायनासोर दिखाई देते हैं जो लाखों साल पहले खत्म हो चुके माने जाते हैं। वो तुरंत कैमरा निकालकर इस अद्भुत दृश्य को रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन तभी वे विशाल जीव अचानक सतर्क हो जाते हैं, जैसे उन्हें कोई खतरा महसूस हुआ हो। एक तेज परछाई गुजरती है और पूरा माहौल बदल जाता है। अगले ही पल सारे विशाल जीव डरकर भागने लगते हैं और सीधे टीम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सब लोग जान बचाने को भागने लगते हैं। वो नजारा ऐसा होता है जैसे एक बड़ी भीड़ किसी संकरी जगह में फंसी हो। आगे भाग रहे लोग जल्दी ही उन विशाल जीवों की चपेट में आने लगते हैं। इसी बीच एक तेज शिकारी डायनासोर ऊपर कूदकर एक विशाल जीव के सिर पर चढ़ जाता है। भागदौड़ में एक आदमी उसके पैरों तले दबकर मर जाता है। विशाल जीव अपना सिर झटकता है और शिकारी डायनासोर नीचे गिर जाता है, जिससे भागते लोगों के बीच और भी खतरा बढ़ जाता है। एक समझदार साथी एक पत्थर के पीछे छिप जाता है, लेकिन ऊपर से कुछ बूंदें गिरती हैं। ऊपर देखने पर पता चलता है कि एक विशाल सांप लटक रहा है। वो घबराकर फिर से उन विशाल जीवों की भीड़ में घुस जाता है। एक शिकारी डायनासोर जैक का पीछा करता है और बार बार काटने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार चूक जाता है। फिर वो काल को निशाना बनाता है। भागते भागते सब एक ऊंची चट्टान के पास पहुंच जाते हैं। कुछ विशाल जीव रुक नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरने से पूरी चट्टान टूटने लगती है। किसी तरह वे मोड़ लेकर बच निकलते हैं। एक शिकारी डायनासोर को गोली से मारा जाता है, लेकिन उससे दूसरे जीव और उग्र हो जाते हैं। जो हुआ वो किसी भयानक सड़क दुर्घटना जैसा होता है, जहां सब कुछ टकराकर बिखर जाता है। काफी देर बाद वे किसी तरह वहां से निकलकर एक पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन 3 शिकारी डायनासोर अभी भी पीछे लगे होते हैं। एक उम्रदराज कैमरामैन पीछे रह जाता है और एक डायनासोर उसे पकड़ लेता है। काल बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद जो लोग बचते हैं वे एक दलदली इलाके में पहुंचते हैं। वे लकड़ियां जोड़कर एक छोटा बेड़ा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि दलदल पार कर सकें। लेकिन इतनी घटनाओं के बाद कुछ लोग डर कर पीछे हटने लगते हैं, जिनमें असो भी होता है। वो छोटी एन को याद करते हुए कुछ भावुक बातें कहता है और वहां से चला जाता है। बाकी बचे लोग लकड़ी के बेड़े पर बैठकर खतरनाक दलदल पार करने लगते हैं। सबके मन में यही डर होता है कि पानी के नीचे अब कौन सा नया खतरा छुपा होगा। जैक और उसकी टीम छोटी एन को बचाने के लिए उस डरावने दलदल में आगे बढ़ते रहते हैं। जैक बहुत ध्यान से पानी की सतह देख रहा होता है। तभी शांत पानी में हल्की हलचल होती है। अगले ही पल एक छोटा समुद्री जीव करीब आधा मीटर लंबा पानी से बाहर आकर बेड़े पर चढ़ जाता है। जैक एक लकड़ी से उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही और भी ऐसे जीव आने लगते हैं। सब घबराकर हथियार निकाल लेते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि वे जीव बहुत बड़े नहीं होते, इसलिए लोग किसी तरह संभल लेते हैं। लेकिन तभी वे छोटे जीव अचानक डर कर भाग जाते हैं, जैसे उन्हें किसी बड़े खतरे का एहसास हो गया हो। पानी के नीचे एक बहुत बड़ा साया दिखाई देता है। कुछ सेकंड बाद वही विशाल साया ऊपर आकर उनके बेड़े की तरफ बढ़ता है। पास आने पर पता चलता है कि वो एक विशाल मछली है। वो मछली बेड़े से टकराती है और कई लोग पानी में गिर जाते हैं। जैक भी एक भारी बॉक्स के साथ पानी में डूब जाता है। वो देखता है कि वही विशाल मछली उसकी तरफ आ रही है। जैक इशारे से साथियों को सावधान करता है, लेकिन एक साथी बात नहीं समझ पाता और खतरे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही पलों में वो मछली उसे निगल लेती है। अब वो मछली फिर से जैक की तरफ मुड़ती है। जैक जान बचाने को तेजी से तैरने लगता है। तभी एक पेड़ की जड़ उस मछली के मुंह में फंस जाती है और वो रुक जाती है, जिससे जैक बच जाता है। वो तुरंत कंधे से भारी बॉक्स हटाकर पानी के ऊपर आ जाता है। अब भी कुछ लोग पानी में फंसे होते हैं। छोटा असिस्टेंट कैमरा लेकर जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन काल उसे चेतावनी देता है कि कैमरा पानी में न गिरे। तभी वही बड़ी मछली फिर हमला करती है और एक और साथी को पकड़ लेती है। ये देखकर काल पूरी तरह गुस्से और डर में आ जाता है और उस मछली पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। उसकी इस हरकत से बेड़ा टूटने लगता है और सब पानी में गिर जाते हैं। जैक जब छोटे असिस्टेंट को बचाने जाता है, तभी मछली फिर से हमला करने आ जाती है। लगता है अब सब खत्म होगा, लेकिन काल गोली चलाकर उस मछली को भगा देता है। किसी तरह सब किनारे पहुंच जाते हैं। काल तुरंत कैमरा उठाकर देखता है कि वो ठीक है या नहीं। कैमरा चल जाता है और वो राहत की सांस लेता है। इसी बीच आखिरी बचा साथी किनारे आने की कोशिश करता है, लेकिन आगे कहानी फिर एक नए खतरे की ओर मुड़ जाती है। दलदल पार करने के बाद टीम घने जंगल में छोटी एन को ढूंढने निकल पड़ती है। आगे बढ़ते हुए जैक को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो सबको रुकने का इशारा करता है। आवाज पास आते ही एक आंख वाला नाविक घबराकर बिना देखे गोली चला देता है।
जब सब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि गोली लगने वाला जीव असल में कंग जैसा एक छोटा मादा प्राणी था। नाविक उसे दर्द में तड़पते नहीं देख पाता, इसलिए मजबूरी में एक और गोली चलाकर उसकी तकलीफ खत्म कर देता है। इधर दूसरी तरफ कंग छोटी एन को अपने ठिकाने पर ले आया होता है। वो उसे छूकर देखता है, लेकिन कोई हलचल नहीं होती तो वो उसे छोड़कर आराम से बांस खाने लगता है कंग को इंसान खाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं। इसी दौरान छोटी एन, जो बेहोशी का नाटक कर रही होती है, धीरे धीरे रेंग कर वहां से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही भागने वाली होती है, वही डरावना माहौल फिर बन जाता है। कंग धीरे धीरे उसके पास आता है। छोटी एन डर कर पीछे हटती है और अचानक गिर जाती है। कंग भी चौंक जाता है। तभी छोटी एन को एक चाल सूझती है। वो उठती है, फिर जानबूझकर गिरती है। कंग फिर डर जाता है, उसे लगता है शायद वो मर गई। जैसे ही वो देखने आता है, छोटी एन फिर उठकर उसे चौंका देती है। दरअसल छोटी एन एक सर्कस कलाकार होती है, इसलिए वो कंग को मनोरंजन देने लगती है। वो तरह तरह के करतब दिखाती है, कलाबाजी खाती है, नाचती है और मजेदार हरकतें करती है। शुरुआत में कंग उसे देखकर मजा लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ऊब जाता है। फिर वो उसे हाथ से धक्का देकर गिरा देता है और जब वो गिरती है तो कंग जोर से हंसने लगता है। उसे बार बार गिरते देखना अच्छा लगने लगता है और वो उसे उठाकर गिराता रहता है। लेकिन अब छोटी एन पूरी तरह थक जाती है। कुछ देर बाद कंग को लगता है कि उसने इंसान को शायद गलत समझा। वो गुस्से में आकर आसपास की चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है, जैसे उसके अहम को ठेस लगी हो। वो चिढ़ जाता है कि इंसान उससे डरने की बजाय अजीब व्यवहार कर रहा है। लेकिन फिर अचानक उसे कुछ असहज महसूस होता है। वो इधर उधर देखता है और धीरे धीरे अपनी गुफा की तरफ चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर छोटी एन फिर से भागने लगती है। लेकिन उसी समय जैक और बाकी लोग बहुत मुश्किलों के बाद उसी गुफा तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे लकड़ी के पुल पर कदम रखते हैं, आगे चल रहा सेकंड इन कमांड रुकने का इशारा करता है। तभी गुफा के अंदर से ढेर सारे चमगादड़ उड़कर बाहर आ जाते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि कंग अंदर ही है। टीम सावधानी से आगे बढ़ती है। सेकंड इन कमांड हिम्मत करके अकेला गुफा के मुहाने पर पहुंचता है और बाकी लोग पीछे तैयार रहते हैं। तभी अंदर से जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। वो घबराकर गोली चलाता है, लेकिन रीलोड करते ही कंग सीधे उसके सामने आ खड़ा होता है। कंग गुस्से में उन अजनबियों को घूरता है और भयानक दहाड़ निकालता है। उसका गुस्सा बारूद जैसा होता है, जरा सी चिंगारी में फट सकता है। सेकंड इन कमांड फिर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन कंग हर हरकत भांप लेता है और पूरी तरह हमलावर हो जाता है। जैसे ही वो बंदूक उठाता है, कंग उसे पकड़कर हवा में फेंक देता है और वो गहरी खाई में जा गिरता है। इसके बाद टीम के बाकी लोग कंग पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जबकि काल सिर्फ कैमरा लेकर सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ना हो। कंग ये देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जोर से लकड़ी के पुल पर मुक्का मारता है, जिससे एक आदमी संतुलन खोकर खाई में गिर जाता है। फिर कंग एक बड़ी लकड़ी को हिला हिलाकर सभी को गिराने की कोशिश करता है। एक आंख वाला नाविक भी रोकने के लिए गोली चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। कंग पूरी टीम को खिलौने की तरह घुमा रहा होता है। इसी बीच एक और व्यक्ति गिरकर खाई में चला जाता है। अब कंग और समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए जोर लगाकर पूरी लकड़ी की संरचना को खाई में फेंक देता है। लकड़ी का ढांचा बड़ा होने की वजह से बीच में अटकते हुए लोगों को सुरक्षित नीचे ले आता है। सब किसी तरह खाई में पहुंच जाते हैं, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। जैसे ही जैक होश में आता है, उसे दीवारों में छुपे अजीब जीव दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे बाहर निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैक तुरंत आग वाला बम फेंकता है, जिससे वे डरकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये जीव रोशनी से डरते हैं। इसी बीच काल को होश आता है और वो देखता है कि उसका कैमरा टूट चुका है और सारी रिकॉर्डिंग बर्बाद हो गई है। उसका बड़े स्टार बनने का सपना वहीं चूर हो जाता है। लेकिन आग खत्म हो चुकी होती है और अंधेरे में वे खतरनाक जीव फिर से बाहर आने लगते हैं। कीचड़ में भी भयानक कीड़े और जीव जागने लगते हैं। एक आंख वाला नाविक साथियों को बचाने के लिए उन पर हमला करता है, लेकिन एक कीड़ा उसके पैर को काट लेता है। जैक पर भी कई बड़े कीड़े चढ़ जाते हैं और काटने लगते हैं। काल पूरी तरह पागलपन में कीड़ों पर गोलियां चलाने लगता है। धीरे धीरे पूरी जगह खतरनाक जीवों से भर जाती है और सब गिर जाते हैं। लगने लगता है कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन तभी दूर से गोलियों की आवाज आती है। कप्तान अपनी टीम के साथ आ पहुंचता है और मशीन गन से उन सभी जीवों पर हमला कर देता है। जो लोग पहले भाग गए थे, वे भी वापस आकर लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। धीरे धीरे सारे जीव मार दिए जाते हैं और टीम किसी तरह वहां से बाहर निकाल ली जाती है। लेकिन जैक अभी भी छोटी एन को बचाने के लिए अकेले आगे बढ़ने का फैसला करता है और बाकी किसी की नहीं सुनता। उधर दूसरी तरफ छोटी एन कंग के जंगल से निकलकर अकेली भाग रही होती है, लेकिन जंगल में खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। अचानक सामने एक विशाल और खतरनाक छिपकली जैसा जीव आ जाता है। छोटी एन समझ जाती है कि कंग से बचकर वो सीधे मौत के मुंह में आ गई है। वो धीरे धीरे पीछे हटती है और बिना कोई आवाज किए एक पेड़ के पीछे छिपकर खुद को बचा लेती है। वो सोचती है कि उसे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। डरते डरते वो एक सूखे पेड़ के खोखले हिस्से में घुस जाती है, लेकिन वही विशाल छिपकली अपना सिर अंदर डाल देती है और छोटी एन को फिर भागना पड़ता है। कमजोर सूखी लकड़ी उस विशाल जीव को रोक नहीं पाती।
अब लगने लगता है कि छोटी एन का बचना मुश्किल है, लेकिन तभी वो छिपकली अचानक सतर्क हो जाती है और अगले ही पल कोई रहस्यमयी जीव उसे खींचकर बाहर ले जाता है। कुछ ही सेकंड में जंगल में उसकी दर्दनाक चीखें गूंजने लगती हैं। दूसरी विशाल छिपकली भी डरकर वहां से भाग निकलती है। छोटी एन पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो अभी कुछ समझ भी नहीं पाती कि तभी सूखी लकड़ी के अंदर से एक बहुत बड़ा सेंटीपीड जैसा विशाल जीव उसकी तरफ रेंगता हुआ आता है। उसका आकार इतना भयावह होता है कि देखकर ही रूह कांप जाए। वो दांत दिखाते हुए पास आ जाता है। छोटी एन डर के मारे हिल भी नहीं पाती और उसका मुंह खुद ब खुद खुल जाता है। तभी एक और ऐसा ही विशाल जीव उसके ऊपर चढ़ जाता है। अब छोटी एन को असली खतरा समझ में आने लगता है। असल में वो कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक विशाल शिकारी डायनासोर होता है जो टायरेनोसोरस रेक्स जैसी ही ताकत वाला होता है। छोटी एन समझ जाती है कि वो एक और भयंकर मुसीबत में फंस गई है। वो जीव उसे बहुत ध्यान से देखता है, जैसे शिकार बनाने की तैयारी कर रहा हो। खुरदरी चमड़ी वाली छिपकलियों की तुलना में वो नरम इंसान को ज्यादा पसंद करता है। वो लगातार उसका पीछा करता है और छोड़ने का नाम नहीं लेता। भागते भागते छोटी एन फिसलकर ढलान से नीचे गिर जाती है, लेकिन उठते ही देखती है कि वो डायनासोर अभी भी पीछे है। वो डर से फिर भागने लगती है और पेड़ों की जड़ों के बीच छिपने की कोशिश करती है। भागते भागते वो एक सूखे पेड़ पर चढ़कर लेटकर छिप जाती है। वो डायनासोर निकट दृष्टि वाला होता है, इसलिए उसे ठीक से देख नहीं पाता। वो चारों तरफ देखता है लेकिन नहीं ढूंढ पाता। छोटी एन सांस रोककर बिल्कुल शांत पड़ी रहती है। कुछ देर बाद वो हार मानकर चला जाता है, लेकिन जैसे ही कैमरा थोड़ा दूर जाता है पता चलता है कि उसी सूखी लकड़ी के नीचे एक और वैसा ही विशाल डायनासोर पहले से मौजूद है और सो रहा है। छोटी एन अनजाने में उसी के ऊपर आ गई होती है। वो धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन महसूस होता है कि पीछे कुछ उसे देख रहा है। वो डायनासोर जाग जाता है और सोचता है खाना मिल गया। वो अपना बड़ा मुंह खोलकर हमला करता है, लेकिन चूक जाता है। फिर जोर से सूखी लकड़ी को टक्कर मारता है, जिससे छोटी एन गिरते गिरते एक शाखा पकड़कर हवा में लटक जाती है। ठीक उसी पल कंग वहां पहुंच जाता है और छोटी एन को बचा लेता है, लेकिन वो विशाल डायनासोर हार मानने वाला नहीं होता और हमला जारी रखता है। अब दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। इसी बीच दूसरा डायनासोर भी वहां आ जाता है और स्थिति और खतरनाक हो जाती है। दोनों विशाल डायनासोर कंग के हाथ में मौजूद छोटी एन को शिकार समझकर उस पर टूट पड़ते हैं। कंग धीरे धीरे पीछे हटता है क्योंकि दो तरफ से खतरा होता है। कंग तय करता है कि पहले छोटी एन को सुरक्षित जगह उतारेगा, फिर अकेले इन तीनों से निपटेगा। सामने 3 विशाल डायनासोर हैं, लेकिन कंग की खासियत यह होती है कि वो हाथ और पैर दोनों से लड़ सकता है और उसकी ताकत भी बहुत अधिक होती है। कुछ ही पलों में तीनों डायनासोर उसे दबाव में नहीं ला पाते। एक डायनासोर बेवकूफी से छोटी एन के पीछे भागता है, लेकिन अगले ही पल कंग उसे पकड़कर दूसरे डायनासोर पर दे मारता है। फिर 2 जोरदार मुक्के मारकर उन्हें पीछे धकेल देता है। एक बड़ा पत्थर उठाकर एक डायनासोर को कुचल देता है। लड़ते लड़ते तीनों एक खतरनाक चट्टान के किनारे पहुंच जाते हैं। लड़ाई में कंग लगभग नीचे गिर जाता है। एक डायनासोर किस्मत से खाई में गिर जाता है, लेकिन गिरते गिरते कंग का पैर काट लेता है। इससे कंग भी संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है। गिरते समय छोटी एन किसी मजबूत बेल में फंसकर बच जाती है। कंग और एक डायनासोर भी उन बेलों में अटक जाते हैं। कंग खुद को तुरंत संभालकर डायनासोर के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। तभी उसे पता चलता है कि दूसरा डायनासोर ऊपर से छोटी एन को खाने की कोशिश कर रहा है। कंग तेजी से चट्टान पर चढ़कर उसे बचाने ऊपर बढ़ता है। छोटी एन बेल पर झूल रही होती है और लगातार खतरे में रहती है। कंग बहुत चिंतित होकर तेजी से ऊपर चढ़ता है। जैसे ही छोटी एन डायनासोर के मुंह के पास पहुंचने वाली होती है, कंग उसकी पूंछ पकड़कर नीचे खींच लेता है। इससे छोटी एन और डायनासोर दोनों खाई में गिर जाते हैं। डायनासोर फिर भी उठकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कंग उसे पकड़कर दीवार से मारकर खत्म कर देता है। फिर वो शानदार अंदाज में छलांग लगाकर छोटी एन के पास पहुंच जाता है। छोटी एन समझ जाती है कि वही उसकी आखिरी उम्मीद है, इसलिए वो धीरे धीरे कंग के पास आ जाती है। अब दोनों तरफ से 2 राक्षस हमला करते हैं, लेकिन कंग अकेला ही मुकाबला करता है। वो एक डायनासोर की जीभ तक काट देता है और दोनों को पूरी तरह हरा देता है। ये लड़ाई अपने सबसे बड़े और शानदार मोड़ पर पहुंच जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद कंग बहुत थक जाता है। वो छोटी एन को अपने कंधे पर उठाकर अपने घर की तरफ वापस चल पड़ता है। जब वो अपने पुराने घर पहुंचता है तो वहां विशाल कंकाल दिखाई देते हैं जो उसके अपने परिवार के होते हैं। चारों तरफ सिर्फ मौत और खामोशी का माहौल होता है। अब साफ हो जाता है कि कंग अपने पूरे परिवार में अकेला बचा है, इसलिए वो बहुत अकेलापन महसूस करता है और इसी वजह से छोटी एन को अपना दोस्त मानकर उसकी जान बचाता है। छोटी एन कंग की बाहों में बैठकर द्वीप के सबसे ऊंचे हिस्से पर नीचे का नजारा देखती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और छोटी एन कंग की गोद में सो जाती है। कंग भी थक कर सुस्ताने लगता है। उधर गुफा में चमगादड़ों का झुंड सोने की तैयारी कर रहा होता है। तभी एक चमगादड़ को कुछ दिखाई देता है। जैक वहां पहुंच चुका होता है। वो धीरे धीरे गुफा के अंदर आकर सोते हुए कंग के पास पहुंचता है और चुपके से छोटी एन को जगा देता है। छोटी एन यकीन नहीं कर पाती कि इतनी मुश्किलों के बाद जैक उसे ढूंढते हुए यहां आ गया है।
आखिरकार वो फैसला करती है कि वो इंसानी दुनिया में वापस जाएगी। लेकिन तभी कंग अचानक जाग जाता है और जैक को देख लेता है जिसने पहले उस पर गोली चलाई थी। कंग तुरंत हमला कर देता है। इससे गुफा के चमगादड़ डरकर उड़ जाते हैं और कंग पर हमला करने लगते हैं। कंग और चमगादड़ों की लड़ाई के बीच जैक और छोटी एन बैलों के सहारे नीचे उतरने लगते हैं। वे किसी तरह एक चमगादड़ की मदद से वहां से बच निकलते हैं और नदी में कूदकर सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब छोटी एन अपने साथियों के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वे कंग को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच कंग भी छोटी एन को वापस लेने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो गुस्से में उसके पीछे आता है, लेकिन छोटी एन अब कंग की जान के लिए चिंतित हो जाती है क्योंकि इंसान उसे पकड़ने की तैयारी में है। कप्तान के आदेश पर नाविक कंग पर लोहे के भाले फेंकते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। फिर उसे एक बहुत ताकतवर नशे की दवा दी जाती है जिससे वो कमजोर पड़ने लगता है। छोटी एन उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई नहीं सुनता। कंग दर्द से तड़पने लगता है और जोर जोर से दहाड़ता है। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है। छोटी एन ये देखकर टूट जाती है। कंग को लगता है कि छोटी एन फिर खतरे में है, इसलिए वो पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा लेता है। गुस्से में वो सब पर टूट पड़ता है और समुद्र की तरफ भागता है। जो भी सामने आता है उसे हरा देता है। लेकिन अंत में कप्तान एक बहुत बड़ा हारपून भाला चलाता है जो कंग के पैर में घुस जाता है। कंग दर्द में चीख उठता है लेकिन फिर भी छोटी एन की तरफ बढ़ता रहता है। इसी बीच कार्ल मौके का फायदा उठाकर उस पर और नशे की दवा फेंक देता है। धीरे धीरे कंग बेहोश होने लगता है। वो आखिरी बार छोटी एन की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन फिर गिर जाता है। छोटी एन रोते हुए उसे देखती रह जाती है। इसके बाद लालच में अंधा हो चुका कार्ल कंग को न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला करता है। न्यूयॉर्क में वो उसे एक बड़े मंच पर शो की तरह पेश करता है। पूरे थिएटर में अमीर लोग भरे होते हैं। जब पर्दा उठता है तो जंजीरों में जकड़ा हुआ कंग सबके सामने होता है जो कभी स्कल आइलैंड का राजा था। अब उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन और दर्द होता है। शो में खूबसूरत लड़की को जानवर के सामने बलि देने वाला दृश्य दोबारा दिखाया जाता है। कंग को लगता है कि सामने खड़ी लड़की छोटी एन है। भीड़ की चमकती फ्लैश लाइट्स और मजाक उसे और ज्यादा गुस्से में भर देते हैं और यहीं से कहानी एक बहुत बड़े और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ जाती है। कंग न्यूयॉर्क में मंच पर बंधा हुआ होता है और किसी तरह अपनी जंजीरें तोड़कर सामने खड़ी सुनहरे बालों वाली महिला को पकड़ लेता है। लेकिन तुरंत समझ आ जाता है कि वो छोटी एन नहीं है। वो उसे हल्के से दूर फेंककर थिएटर में तबाही मचा देता है। फिर बाहर निकलकर हर सुनहरे बालों वाली महिला को छोटी एन समझकर ढूंढने लगता है, लेकिन कोई भी वो नहीं होती। पूरा ब्रॉडवे उसकी वजह से अफरा तफरी में बदल जाता है। इसी बीच धुंध में एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। ये छोटी एन होती है। कंग उसे देखते ही शांत हो जाता है। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे नरम पड़ जाता है। छोटी एन की आंखों में आंसू होते हैं। वो कंग की बांह को धीरे से छूती है। कंग उसे अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन इस बार छोटी एन बिल्कुल नहीं डरती। वो उसके चेहरे को प्यार से सहलाती है। अब दोनों एक बर्फीले इलाके में पहुंचते हैं जहां वे बर्फ से खेलते हैं। कंग पहली बार बर्फ देखता है और बहुत खुश होता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक सेना का हमला शुरू हो जाता है और एक गोला आकर गिरता है। कंग गुस्से में सैनिकों पर टूट पड़ता है और एक टैंक को कुचल देता है। लेकिन जैसे जैसे हमला बढ़ता है उसे छोटी एन को बचाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। वो उसे लेकर न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। वहां कुछ देर के लिए शांति मिलती है और सूरज उगने लगता है। दोनों ऊपर से शहर का सूर्योदय देखते हैं, जैसे कभी स्कल आइलैंड पर सूर्यास्त देखा था। लेकिन कंग अब बुरी तरह घायल हो चुका होता है। तभी अचानक लड़ाकू विमान हमला कर देते हैं। कंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां उसके शरीर को घायल कर देती हैं। वो किसी तरह एक विमान को पकड़कर गिरा देता है, लेकिन खुद भी लड़खड़ा जाता है। छोटी एन उसे बचाने ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन गोलियों से सीढ़ी टूट जाती है और वो हवा में लटक जाती है। आखिरी पल में कंग उसे बचाकर सुरक्षित जगह पर रख देता है, लेकिन सेना का हमला लगातार जारी रहता है। कंग पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन वो अब बहुत कमजोर हो चुका होता है। छोटी एन आखिरी बार उसके चेहरे को छूती है और फिर एक और गोली लगती है। कंग अब और नहीं टिक पाता और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। सेना उसकी लाश के पास तस्वीरें लेती हैं, जैसे कोई बड़ी जीत हासिल हुई हो। एक पत्रकार सवाल करता है कि कंग आखिर इतनी ऊंचाई पर क्यों गया था, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। और यही कहानी एक गहरी सोच छोड़ जाती है कि असली राक्षस कौन था, कंग या इंसान।